दोस्तों आज हम विल के आधार पर म्यूटेशन के टॉपिक पे बात करेंगे। अगर किसी ने अपनी ज़मीन किसी को वसीयत यानी विल के ज़रिए दी है, तो आप एक ना एक पॉइंट पे उसकी म्यूटेशन कराने के लिए रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास जाएँगे। अब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जब ऑब्जेक्शंस इनवाइट करती है, तब क्या ऐसा ऑब्जेक्शन कोई ले सकता है कि ये विल को पहले सिविल कोर्ट में प्रूफ किया जाए और फिर इसके बेसिस पे म्यूटेशन होगा, या विल के बेसिस पे म्यूटेशन होना परमिसिबल है? इस टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट दिया है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक पे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जितेंद्र सिंह नाम से। अब इस डिसीजन को कैसे इस केस में डिस्टिंग्विश किया गया है और कैसे कोर्ट ने कहा है कि कुछ सिचुएशन में विल के बेसिस पे म्यूटेशन किया जा सकता है, यानी दाखिल खारिज किया जा सकता है रेवेन्यू अथॉरिटीज द्वारा। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद दिल्ली से, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों इस केस में वसीयत लिखने वाले ने अपनी मृत्यु के पहले एक रजिस्टर्ड विल के थ्रू वसीयत में प्रॉपर्टी जो इस केस में क्वेश्चन में है, उसे अपीलेंट को दी थी। अब दोस्तों जब अपीलेंट ने इस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराने के लिए रेवेन्यू अथॉरिटीज को अप्रोच किया, तो एक ऑब्जेक्शन डाला गया बाय वन पर्सन, जिसने कहा कि वसीयत लिखने वाले ने एक पोर्शन ऑफ जमीन उसे बेच रखी थी एक सेल डीड के द्वारा। दोस्तों ये सेल डीड एक अनरजिस्टर्ड सेल डीड था इस केस में, और ये जानना जरूरी है क्योंकि आगे जाके इसकी इंपॉर्टेंस थी डिसीजन में। खैर दोस्तों, एक थर्ड पर्सन ने ऑब्जेक्शन डाला जमीन के म्यूटेशन में कि उसको ये जमीन पहले ही बेच दी गई है एक सेल डीड द्वारा, और इस कारण से वसीयत ग्राही को यानी विल होल्डर को उस विल के बेसिस पे प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है और इसका म्यूटेशन नहीं हो सकता है। और इस इशू को डिसाइड करने के लिए एक सिविल सूट दोनों के बीच में पहले ही चल रहा था, यानी अपेलेंट यानी विल होल्डर और थर्ड पर्सन जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया था दाखिल खारिज में, उसके बीच में। अब दोस्तों इस केस के फैक्ट्स में तहसीलदार ने तो म्यूटेशन अलाउ कर दी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ सिविल सूट, यानी कि इस केस में जो एपेलेंट था वो रेवेन्यू अथॉरिटीज के समक्ष अपने म्यूटेशन के एप्लीकेशन में सक्सेसफुल रहा। इसकी अपील में भी वो सक्सेसफुल रहा, पर रिट के थ्रू जब हाईकोर्ट को अप्रोच किया गया तो हाईकोर्ट ने इस डिसीजन को पलट दिया। हाईकोर्ट का कहना था कि तहसीलदार एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है जो कि टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी डिसाइड करे, और इस वजह से हाईकोर्ट ने इस म्यूटेशन को अलाउ नहीं किया और तहसीलदार को ऑर्डर पास किए कि इस प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स में जो मृतक के यानी वसीयत लिखने वाले के नेचुरल लीगल हेयर्स है उनका नाम डाल दिया जाए। अब दोस्तों हाईकोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ वसीयत ग्राही ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यानी विल होल्डर का कहना था कि इस विल के बेसिस पे प्रॉपर्टी का म्यूटेशन होना चाहिए और हाईकोर्ट का डिसीजन गलत था। दोस्तों इस टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर रखा है एक जजमेंट द्वारा। वो जजमेंट एमपी रेवेन्यू कोड के रिगार्डिंग में दिया गया था सेक्शन 110 के रिलेशन में, और सेक्शन 110 ऑफ एमपी रेवेन्यू कोड इज मोर और लेस सिमिलर टू सेक्शन 34 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड। खैर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट का नाम है जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, और इसकी साइटेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दोस्तों इस केस में विल को चैलेंज किया गया था बाय द नेचुरल लीगल हेयर्स ऑफ द टेस्टेटर, यानी कि वसीयत जिसने लिखी थी उसके लीगल एयर्स ने ही विल को चैलेंज किया था। और दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब विल डिस्प्यूटेड है तो फिर इस विल के बेसिस पे म्यूटेशन नहीं हो सकता है, और वसीयत ग्राही को पहले सिविल कोर्ट से विल को प्रूफ कराना होगा, तभी उसके नाम पे प्रॉपर्टी का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज हो सकता है। दोस्तों लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विल के बेसिस पे दाखिल खारिज को अलाउ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज का जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये पुराने जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस से थोड़ा अलग है। दोस्तों आज जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं इसके फैक्ट्स में आपने ध्यान दिया होगा कि विल को कोई लीगल एयर ने नहीं चैलेंज किया था। विल को कोई एक थर्ड पर्सन ने चैलेंज किया था, जिसका कहना था कि टेस्टेटर ने वो जमीन उसको बेच रखी है पहले से। अब दोस्तों इस विल को चैलेंज करने का बेसिस था एक अनरजिस्टर्ड सेल अग्रीमेंट, और विल था रजिस्टर्ड। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द विल, और इस वजह से इस विल के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी का म्यूटेशन होना चाहिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के ही एक डिसीजन को रेफर किया इस केस में। इस केस का नाम था आनंद चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, और आनंद चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वाले केस में एमपी हाई कोर्ट ने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि एक विल के बेसिस पे म्यूटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है।
दोस्तों सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये है कि जब तहसीलदार एक एप्लीकेशन डिसाइड करता है म्यूटेशन की, तो वो एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो एक जुडिशियल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा होता है। और इस वजह से तहसीलदार विल के रिगार्डिंग में या उसकी जेन्युइनिटी के प्रो या अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं ले सकता है। दोस्तों दूसरा प्रिंसिपल है कि विल के बेसिस पे म्यूटेशन को एट द थ्रेशोल्ड नहीं रिजेक्ट किया जा सकता है। यानी कि एप्लीकेशन तो आपकी कंसिडर की जाएगी तहसीलदार द्वारा या रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा। दोस्तों तीसरा प्रिंसिपल ये है कि उस म्यूटेशन एप्लीकेशन को डिसाइड करते वक्त रेवेन्यू अथॉरिटीज को अंडर द एमपी रेवेन्यू कोड विल के लीगल एयर्स को नोटिस देना जरूरी है, और उस नोटिस के बाद ही विल के बेसिस पे म्यूटेशन डिसाइड की जा सकती है। दोस्तों चौथा प्रिंसिपल है कि जब विल को कोई सिग्निफिकेंट चैलेंज दिया जाए, जैसे विल के एग्जिस्टेंस पे ही डाउट किया जाए, विल फोर्स्ड होने का कोई एलिगेशन हो, या फिर विल लिखने वाले की मेंटल कैपेसिटी ही नहीं हो विल लिखने की, अगर ऐसे सीरियस एलिगेशंस है तो उसको डिसाइड करने के लिए रेवेन्यू अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, और उसकी डिसीजन सिविल कोर्ट द्वारा ही की जाएगी। और पांचवा प्रिंसिपल दोस्तों ये है कि अगर विल की वैलिडिटी पे कोई सीरियस डिस्प्यूट नहीं उठाया गया है, तो फिर विल के बेसिस पे म्यूटेशन किया जा सकता है। अब ये सीरियस डिस्प्यूट क्या होता है, ये केस बाय केस ही देखा जाएगा। पर हाँ, इसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल जरूर है हाईकोर्ट के पुराने डिसीजंस के थ्रू, और जैसे कि ये एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, इसके भी थ्रू। दोस्तों अब समझते हैं कि इस केस का फाइनल डिसीजन क्या था। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विल के बेसिस पे म्यूटेशन को अलाउ कर दिया। क्यों किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस केस में विल को कोई सीरियस चैलेंज नहीं दिया गया था। इस केस में दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि विल को लीगल एयर्स ने नहीं बल्कि एक थर्ड पार्टी ने चैलेंज किया था। वो चैलेंज करने का बेसिस भी एक अनरजिस्टर्ड सेल डीड था। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विल है वो एक रजिस्टर्ड विल है इस केस में। दूसरी चीज, इस केस को नेचुरल लीगल एयर्स ने नहीं चैलेंज किया है। तीसरा पॉइंट गौर करने योग्य ये है कि इस विल को चैलेंज करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट पे रिलाई ऑन किया जा रहा था वो एक अनरजिस्टर्ड सेल डीड था। दोस्तों इन तीन पॉइंट्स को देख के सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस केस में विल को कोई एक सीरियस चैलेंज नहीं दिया गया है, और लीगल एयर्स द्वारा तो नहीं ही दिया गया है, और इसीलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विल के बेसिस पे म्यूटेशन को अलाउ कर दिया। दोस्तों इस केस से फिर हमारे क्या की टेकअवेज हैं? दोस्तों इस केस से हमारा पहला की टेकअवे ये है कि विल के बेसिस पे अगर आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी दाखिल खारिज की एप्लीकेशन एट द थ्रेशोल्ड नहीं रिजेक्ट की जा सकती है रेवेन्यू अथॉरिटीज द्वारा। उनको आपके एप्लीकेशन को तो कंसिडर करना ही होगा। दूसरा टेक अवे ये है दोस्तों कि अगर विल को कोई सीरियस चैलेंज नहीं है, यानी विल से रिलेटेड कोई सीरियस डिस्प्यूट या विवाद नहीं है, और विल को उनकी लीगल एयर्स द्वारा चैलेंज नहीं किया गया है, तो फिर वो विल के बेसिस पे म्यूटेशन हो जाना चाहिए सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ सिविल सूट, अगर कोई सिविल सूट पेंडिंग है तो। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर विल पे कोई सीरियस डिस्प्यूट है, या विल को टेस्टेटर के लीगल एयर्स ने ही चैलेंज किया है, या विल की जेन्युइनिटी पे ही डाउट है, तो फिर तहसीलदार इज नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड दैट इशू, एंड इस केस में सिविल कोर्ट से पहले ऑर्डर लेना होगा आपको म्यूटेशन कराने के। चौथा की टेक अवे ये है दोस्तों कि म्यूटेशन एक फिजिकल एक्ट है। ये रेवेन्यू अथॉरिटीज द्वारा किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग रेवेन्यू। ये कोई टाइटल डिसाइड करने की प्रोसीडिंग्स नहीं होती है, और इसलिए अगर विल को कोई सीरियस चैलेंज नहीं है तो विल के बेसिस पे म्यूटेशन होना चाहिए। और पांचवा की टेक अवे ये है दोस्तों कि अगर आपके केस के फैक्ट सिमिलर है इस केस के फैक्ट से, और विल को कोई सीरियस चैलेंज नहीं दिया गया है, तो आप इस जजमेंट पर रिलाई ऑन करके उस विल के बेसिस पे म्यूटेशन करा सकते हैं बिना उस विल को प्रूव किए। तो दोस्तों आई होप आज का शॉर्ट केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो। इस केस की साइटेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और जो दो केसेस हमने डिस्कस किए हैं, जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी और आनंद चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उनकी भी साइटेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप इस केस के माध्यम से आपको पता चला हो कि एक विल को प्रूव किए बिना उस विल के बेसिस पे दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है, और जब कराया जा सकता है तो किन सिचुएशंस में कराया जा सकता है। और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।